दोस्तों, देश भर में आज एक बार फिर आरक्षण हटाओ देश बचाओ का नारा बेहद तेजी से गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ युवाओं का एक बड़ा वर्ग यह कह रहा है कि हमारे भविष्य को बचा लीजिए, योग्यता का सम्मान कीजिए और इस आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात पर अड़ा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। इस बहस के बीच सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक कई तरह के नए नारे और विचार सामने निकलकर आ रहे हैं, जैसे कि पहले देश से जातिवाद और छुआछूत हटाइए, उसके बाद आरक्षण हटाइए, या फिर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लाने से पहले वन नेशन वन एजुकेशन लागू करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ एक सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर हर मंच पर उठाया जाता है वह यह है कि जब संविधान में आरक्षण की वैसाखी केवल 10 साल के लिए दी गई थी, तो इसे 75 साल बाद भी ढोने की क्या जरूरत पड़ रही है। आज के इस विशेष वीडियो में दोस्तों हम इस पूरे मुद्दे की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में आरक्षण केवल 10 साल के लिए लिखा गया था या फिर इसके पीछे का संवैधानिक सच कुछ और ही है। और सबसे बड़ी बात, आरक्षण की कहानी कोई साल 1950 में संविधान लागू होने या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत तो इतिहास में सैकड़ों साल पहले हो चुकी थी। आज हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा, पूना पैक्ट की सच्चाई, मंडल आयोग के दौर, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों और आज के युवाओं के आक्रोश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें काफी मदद मिलती है। साथियों, जब हम आरक्षण की जड़ों को तलाशते हैं तो हमें 1950 से बहुत पीछे जाना पड़ता है। लगभग 1000 वर्ष पहले भारत के अंदर जाति व्यवस्था एक अत्यंत कठोर रूप धारण कर चुकी थी और समाज पूरी तरह से जातियों में विभाजित हो गया था। समय बीतने के साथ समाज के एक बड़े हिस्से से उसके बुनियादी मानवाधिकार छीन लिया गया। कुछ जातियों के लिए नियम तय कर दिए गए कि तुम इस सार्वजनिक कुएं या तालाब से पानी नहीं पी सकते, तुम्हें मंदिर के अंदर आने की इजाजत नहीं है और तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें पढ़ना है तो स्कूल की चौखट के बाहर खड़े होकर दूर से सुनना ही होगा। धीरे धीरे इस वंचित और प्रताड़ित समूह को समाज में दलित और भौगोलिक रूप से दूर रहने वाले समूहों को आदिवासी कहा गया। लेकिन इतिहास में पहली बार इस संस्थागत भेदभाव और अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ यदि किसी ने आवाज उठाई तो वे थे महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले। बात कर रहा हूं दोस्तों मैं 1882 की, जब अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो ज्योतिराव फूले जब अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, ध्यान सुनिएगा, तो उन्होंने देखा कि जिस भ्रम में बच्चों को हाथों में किताबें लेकर स्कूल में होना चाहिए, उस उम्र में दलित और पिछड़े वर्ग के छोटे छोटे बच्चे खेतों और सड़कों पर कड़ा शारीरिक श्रम करते थे। जब फूले जी ने एक बच्चे को बुलाकर पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो उस समय उस मासूम ने जवाब दिया कि साहब, हमें स्कूल के अंदर बैठने का अधिकार नहीं है, आज्ञा नहीं है, अनुमति नहीं है, हमें दूर भगा दिया जाता है। इसलिए मजदूरी करना ही हमारी नियति है, हमारी तकदीर है, ताकि परिवार का पेट भर सके। यह बात ज्योतिराव फूले के दिल में चुभ गई। वे उस बालक को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों और हंटर आयोग के पास पहुंचे और पहली बार यह ऐतिहासिक सवाल उठाया कि यदि सरकार सभी से टैक्स लेती है तो सरकारी नौकरियों और शिक्षा का अधिकार केवल ऊंची जातियों तक सीमित ही क्यों है। साथियों, 1882 में हंटर आयोग के सामने ज्योतिराव फूले ने मांग रखी कि वंचित जातियों को मुक्त शिक्षा दी जाए और सरकारी सेवाओं में आनुपातिक स्थान दिया जाए।
भारतीय इतिहास में इसे सकारात्मक कार्यवाही की पहली अनौपचारिक शुरुआत माना जाता है। ज्योतिराव फूले के विचारों की मसाल को आगे बढ़ाया महाराष्ट्र की कोल्हापुर रियासत के एक दूरदर्शी राजा छत्रपति साहू महाराजा जी ने। बात करते हैं दोस्तों 20वीं सदी की। शुरुआत होती है यानी वर्ष 1901 से 1902 की। राजा साहू महाराजा जी जब अपने राज्य के प्रशासनिक कागजातों और सरकारी विभागों की निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें पाया कि दरबार और प्रशासन के लगभग 95% से अधिक पदों पर केवल एक विशेष वर्ग के लोग ही काबिज है, जबकि राज्य की बहुसंख्या आबादी दलित, मराठा, पिछड़े और आदिवासी वर्ग का प्रशासन में शून्य प्रतिनिधित्व था। साहू महाराजा जी ने स्पष्ट महसूस किया कि जब तक इन वर्गों को सीधे तौर पर अवसर नहीं दिए जाएंगे तब तक ये कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए 26 जुलाई 1902 को दोस्तों छत्रपति साहू महाराजा ने एक ऐतिहासिक शाही फरमान जारी कर दिया। उन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए 50% आरक्षण की आधिकारिक घोषणा कर दी। यह भारत के इतिहास में पहला औपचारिक प्रशासनिक आरक्षण था। साहू महाराज ने न केवल नौकरियां दी बल्कि वंचित वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त छात्रावास बनवाए, उनके लिए छात्रवृत्तियां शुरू की और उन्हें व्यापार और शिक्षा में आगे बढ़ाया गया। उस समय भी इस फैसले का भारी विरोध हुआ था दोस्तों, लेकिन साहू महाराजा अपने फैसले पर अड़ग रहे और उन्होंने साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर वंचित वर्ग भी बेहतरीन प्रशासन चला सकते हैं। समय बीतता चला गया और 20वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर पहुंचने लगा। इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत भारत में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही थी। बंगाल प्रांत में लगभग 80% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी थी। जब 1905 के बाद वहां राष्ट्रवाद की लहर उठी और हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे तो अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके तुरंत बाद 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुसलमानों के नेताओं ने अंग्रेजों से कहा कि चूंकि हमारी आबादी कम है इसलिए यदि सामान्य चुनाव होंगे तो मेजॉरिटी ही हमेशा जीतेगी और हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें अलग से सीटें और अलग से वोटिंग का अधिकार देना होगा और आप वो दीजिए हमें। अंग्रेजों ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के जरिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मंजूरी दे दी। इसका मतलब यह था कि आरक्षित सीट पर केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा होगा और उस सीट पर वोट देने का अधिकार भी केवल मुसलमान मतदाताओं का ही होगा। इस व्यवस्था ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत लौटे और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क बेहद व्यवहारिक था। उन्होंने कहा कि यदि 20% आबादी वाले मुसलमानों को अंग्रेजों ने उनकी सुरक्षा के लिए पृथक अधिकार दे दिया है तो दलितों की स्थिति तो देश में सबसे ज्यादा खराब है। यदि किसी गांव में 100 घर है और उनमें 5 घर दलितों के हैं तो सामान्य चुनाव में दलित कभी नहीं जीत पाएगा और ना ही अपनी बात रख पाएगा। हमें तो इंसान तक नहीं माना जाता, कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता, तो फिर हमारा प्रतिनिधित्व राजनीति में कैसे होगा। यह दौर था साल 1930 से 1932 का दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत के भविष्य के संवैधानिक ढांचे पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने भारत में दलितों के दयनीय सामाजिक स्थिति का खाका पेश किया। उन्होंने बताया कि किस तरह भारत में करोड़ों लोगों को छुआछूत के कारण सार्वजनिक जीवन से बेदखल कर दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलीलों से प्रभावित होकर 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी
सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इसके तहत दलितों को भी मुसलमानों और सिख समुदायों की तरह पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। यानी दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के वोटों से ही चुने जाएंगे और वे बाकी हिंदू समाज से राजनीतिक रूप से पूरी तरह अलग माने जाएंगे। जब इस फैसले की खबर भारत पहुंची तो उस समय महात्मा गांधी पुणे के यरबदा जेल में बंद थे। गांधी जी को इस बात से बहुत गहरा धक्का लगा। गांधी जी का सोचना था कि अंग्रेजों की नीति हिंदुओं को आपस में तोड़ने की है। अगर दलित समाज हिंदू समाज से राजनीतिक रूप से पूरी तरह अलग हो गए तो गांव गांव में हिंदू हिंदू के बीच खाई बन जाएगी और जातिवाद हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। छुआछूत खत्म होने की बजाय और पक्की हो जाएगी। गांधी जी ने जेल के अंदर से ही इस फैसले के विरोध में खाना पीना त्याग दिया था और 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ने लगा। अनशन के 5 से 6 दिन बीत जाने के बाद देश भर में भारी तनाव फैल गया। पंडित मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता डॉक्टर अंबेडकर के पास पहुंचे और उनसे गांधी जी की जान बचाने की अपील करने लगे। डॉक्टर अंबेडकर एक धर्म संकट में फंस गए। वे एक तरफ अपने समाज के अधिकारों से समझौता नहीं करना चाहते थे तो दूसरी तरफ गांधी जी के जीवन की रक्षा भी देश के हित में आवश्यक थी। आखिरकार दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर यरवदा जेल पहुंचे और गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच कई घंटों तक तीखी और गंभीर चर्चाएं हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी, आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन क्या आपका हिंदू समाज हमें इंसानों जैसा दर्जा देता है? यदि हमें राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगी तो हमारा आने वाली पीढ़ियां हमेशा गुलाम रहेंगी। गांधी जी ने जवाब दिया कि तुम्हारी मांग बिल्कुल जायज है कि दलितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन पृथक निर्वाचन से हिंदू समाज टूट जाएगा। हम तुम्हें एकीकृत समाज के अंदर ही ज्यादा सीटें और ज्यादा अधिकार दे देंगे। इसी ऐतिहासिक वार्ता के बाद 24 सितंबर 1932 को दोनों नेताओं के बीच एक लिखित समझौता हुआ जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग वापस ले ली गई। इसके बदले में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के भीतर प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो अंग्रेजों ने 71 तय की गई थी उसे बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधायिका में भी 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई। गांधी जी ने वादा किया कि पूरा हिंदू समाज दलितों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम करेगा और अस्पृश्यता को खत्म करेगा। यही कारण है कि आज भी कई मंचों पर दलित समाज के लोग कहते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, यह पूना पैक्ट का ऐतिहासिक वादा है। आजादी के बाद जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान में सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसमें पिछड़े और प्रताड़ित वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST समुदाय की उन्नति के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 16 सब क्लोज 4 में सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधि न होने की स्थिति में आरक्षित पदों का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता का पूरी तरह से अंत कर दिया गया और अनुच्छेद 46 के तहत राज्य का यह कर्तव्य बनाया गया कि वह कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि क्या आरक्षण केवल 10 साल के लिए लागू किया गया था? इसका सीधा और सटीक संवैधानिक उत्तर है कि संविधान के अनुच्छेद 334 में केवल और केवल राजनीतिक आरक्षण यानी संसद और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की समय सीमा शुरुआती 10 साल यानी कि 1950 से 1960 तय की गई थी। इसके पीछे सोच ये थे कि 10 साल बाद देश की संसद इस बात की समीक्षा करेगी क्या राजनीति में दलितों और
आदिवासियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है या नहीं। 1960 में जब 10 साल पूरे हुए तो संसद में पाया कि स्थिति में अभी पूरी तरह सुधार नहीं आया है, इसलिए इसे संविधान संशोधन के जरिए अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। तब से लेकर आज तक हर 10 साल में संसद सर्वसम्मति से संशोधन पारित करके राजनीतिक आरक्षण को 10-10 साल के लिए बढ़ाती आ रही है। लेकिन ध्यान दीजिए कि संविधान में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों ने मिलने वाले सामाजिक आरक्षण की कोई 10 साल की समय सीमा कभी तय ही नहीं की गई थी। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जब तक समाज से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और जब तक हर वर्ग को समानता और अवसर नहीं मिल जाता, तब तक नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान जारी रहेगा। इसलिए सोशल मीडिया पर जो यह बात फैलाई जाती है कि अंबेडकर जी तो केवल 10 साल के लिए आरक्षण चाहते थे और बाद में नेताओं ने इसे राजनीति के लिए बढ़ा दिया, यह पूरी तरह से एक संवैधानिक भ्रम है। एससी और एसटी आरक्षण के अलावा भारत की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की बात शुरू हो गई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय 1953 में काका कालेकर आयोग का गठन हुआ था, लेकिन उसकी सिफारिशें लागू नहीं हो सकी। इसके बाद वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल आयोग का गठन किया। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत की कुल आबादी में लगभग 52% आबादी अन्य पिछड़े वर्ग की है और उनमें से उसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। यह रिपोर्ट वर्षों तक दबी रही, लेकिन 13 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह ने संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर देश भर के प्रमुख कॉलेजों के सामान्य वर्ग के छात्र सड़कों पर उतर आए। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए और कई मेधावी छात्रों ने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह तक कर दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराते हुए शर्त लगाई कि कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसमें क्रीमी लेयर का नियम लागू किया गया। साथियों, साल 2019 में केंद्र सरकार ने 103 में संविधान संशोधन के जरिए सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए 10% ईडब्ल्यू आरक्षण लागू कर दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। आज भारत में केंद्र स्तर पर 15% एससी, 7.5% एसटी, 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलाकर कुल 59.5% आरक्षण लागू है, यानी 59% आरक्षण लागू है। आज देश का युवा दो दरों में बढ़ चुका है। एक तरफ प्रदर्शनकारी युवाओं का तर्क है कि 90 से 95% लाने वाले मेधावी छात्र चयन से बाहर हो जाते हैं और कम नंबर लाने वाले आरक्षण के कारण अवसर पा जाते हैं, जिससे प्रतिभा का पलायन हो रहा है। इसलिए आरक्षण को खत्म कर केवल वास्तविक गरीबों को सीमित पीढ़ियों के लिए लाभ दिया जाना चाहिए और देश में वन नेशन वन एजुकेशन लागू होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाने की योजना नहीं, बल्कि सदियों के उत्पीड़न की भरपाई और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व का संवैधानिक साधन है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या समय आ गया है कि आरक्षण के ढांचे में ऐसे पारदर्शी सुधार किए जाए जिससे इसका लाभ केवल आरक्षित वर्ग के वास्तविक गरीब तक पहुंचे और किसी योग्य छात्र के साथ अन्याय ना हो। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। क्या आरक्षण होना चाहिए या आरक्षण खत्म होना चाहिए? क्या ईडब्ल्यूएस को ही बढ़ावा देना चाहिए या एससी एसटी ओबीसी इन सबको भी बढ़ावा देना चाहिए? आपकी राय क्या है? गरीब में तो कोई भी आ सकता है, चाहे वो जनरल का हो,
ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, कोई भी हो, गरीबी रेखा में हर कोई आ सकता है और गरीबी रेखा के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अब आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफी मदद मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।